यदि जापान अपनी परंपरागत तिथि पर अपना नववर्ष मना सकता है, यदि म्यांमार अप्रैल के मध्य में अपना नववर्षोत्सव तिजान, ईरान मार्च में अपना नववर्षोत्सव नौरोज, चीन चंद्रमाधारित तिथि के अनुसार अपना पारंपरिक नववर्षोत्सव, असरियन, थाई और कंबोडियन लोग अप्रैल में अपने अपने नववर्ष मना सकते हैं, तो फिर हम भारतवासी अपने स्वदेशी पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अपना नववर्षोत्सव क्यों नहीं मना सकते? यदि हमारे व्यापारिक हिसाब किताब, सरकारी कामकाज, राजकीय कोष का चालन संचालन, शिक्षा सत्र आदि 1 अप्रैल को ही नव वर्ष के आरंभिक रूप में लेते हैं, तो फिर हम व्यावहारिक तौर पर भी इसी के आसपास पड़ने वाले चैत्र शुक्ल को अपना नव वर्ष का उद्घाटन दिवस क्यों नहीं मान सकते? जब हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों, मांगलिक कामकाजों, व्रत उपवासों, मुंडन विवाहों, तीज त्योहारों, पर्व उत्सवों आदि को भारतीय पंचांग के इशारों पर ही निर्धारित करते हैं, तो फिर जीवन के हर वर्ष के सबसे पहले दिन को क्यों नहीं? आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। संभवतः आप में से बहुत से पाठकगण यह शुभकामना पढ़कर चौंक गए होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा पर भारत की मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू, आकाश के नक्षत्र तारे, संपूर्ण ब्रह्मांड आपको भारतीय नववर्ष की बधाइयां देता है? भारत का गौरवमयी अतीत, हमारे महामहिम मनीषी, पूर्वज और उनकी ज्ञान विज्ञान संपन्न धरोहरें, सभी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हम पर नववर्ष के आशीष लुटाते हैं। भारतीय विक्रम संवत के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही हमारा और आपका अपना स्वदेशी नया साल शुरू होता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपको इस नव वर्ष के बारे में पता था? यदि नहीं पता था, तो क्या अब जानकारी होने पर आप चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 1 जनवरी का दर्जा देने व उसे नए साल की शुरुआत मानने को तैयार हैं? और यदि पहले से ही पता था, तो क्या आप इस नव संवत्सर को उसी उत्साह से मनाते हैं जिस तरह अंग्रेजी नववर्ष को? ये 3 प्रश्न हैं जिनका उत्तर अधिकतरन में ही मिलता रहा है, पर आगे ऐसा ना हो। हर भारतीय के मुख से उत्तर स्वरूप हाँ निकले। इसी आशा से संस्थान के संस्थापक व संचालक श्री गुरु आशुतोष महाराज जी द्वारा प्रसारित नव वर्ष संबंधी कुछ ज्वलंत तर्क और विचार इस पुस्तक में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। गुरुदेव का प्रत्येक विचार व तर्क इतना ज्वलंत, वैज्ञानिक, मार्मिक व तात्विक है, जो हमारी बुद्धि सहित मन और आत्मा को भी स्पर्श करके रहता है। यह पुस्तक निःसंदेह महाराज श्री के उच्च आदर्शों, मूल्यों व जीवन साधना की भी द्योतक है। इसका प्रत्येक शब्द माणिक्य पाठक वर्ग को अपनी भारतीय संस्कृति की धरोहरों से अवगत करा पाए व उन्हें अपनी मौलिक समृद्धि के ज्ञान से गौरवान्वित कर सके। एक विश्लेषण। 1 जनवरी 2011। हमने देखा कि संपूर्ण विश्व ने एक नए सफर की तैयारी की। पुराने को अलविदा कहकर नए को पूरी जिंदादिली से सुस्वागतम कहा। चहु और 1 जनवरी को नव वर्ष के आगमन के रूप में जोरों शोरों और हर्षोल्लास से मनाया गया। पर इस संबंध में हमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को कुछ पत्र एवं ईमेल मिले, जिनमें नव वर्ष संबंधी अनेक शंकाएं उठाई गई थीं। प्रमुखतः तो सभी जिज्ञासुओं ने जानना चाहा कि संस्थान की नववर्ष के संबंध में क्या अवधारणा है। क्या भारतीय होने के नाते हमारा अपनी संस्कृति को विस्मृत कर अन्य सभ्यताओं के अनुसार 1 जनवरी को नववर्षोत्सव मनाना उचित है? इससे पहले कि इन जिज्ञासाओं पर संस्थान अपना कोई मंतव्य रखता, संस्थान द्वारा एक सर्वे किया गया। इसके अंतर्गत हमने आज की आधुनिक पीढ़ी स्कूल, कॉलेज के छात्र छात्राओं से कुछ प्रश्न किए, जैसे, क्या आप जानते हैं कि 1 जनवरी भारतीय संस्कृति के अनुसार नव वर्ष में प्रवेश का सूचक नहीं है? इसके ज्योतिष ज्ञान के हिसाब से किसी और तिथि पर ही नए साल की शुरुआत मानी जाती है। क्या आप उस तिथि से परिचित हैं? क्या ऐसी ही धूमधाम से उस तिथि पर भी नववर्ष का उत्सव मनाते हैं? आइए जानें उनकी राय। अब छोड़िए भी यह सब, जनवरी में मनाएं या फिर भारतीय संस्कृति के हिसाब से, क्या फर्क पड़ता है? इसमें इतना फसी, उत्तेजित व फिक्रमंद होने की क्या बात है? अब क्योंकि बचपन से 1 जनवरी को ही नववर्ष मनाते आ रहे हैं, इसलिए इसकी आदत सी पड़ गई है। आप यह भी कह सकते हैं कि एक तरह की साइकोलॉजी,
मनोवृत्ति बन चुकी है। अब जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलने दीजिए, क्योंकि यह कोई इतना इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं कि इस पर मगज मारी जाए। राकेश सिन्हा जी नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। आज तक किसी ने बताया ही नहीं था। हाँ, अब पता चला है तो उसे भी मना लेंगे। हमें इसमें क्या प्रॉब्लम, दिक्कत है? वी जस्ट नीड फन एनी डे। हमें में बस मौज मस्ती चाहिए, किसी भी दिन मिले। पीयूष अरोड़ नहीं, भारतीय संस्कृति के नववर्ष के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और न ही मैं इस विषय को लेकर कोई इतनी खास रुचि रखता है, क्योंकि मैं समझता है जिस बात को परी दुनिया मान रही है हमें उसी के मुताबिक चलना चाहिए। अब जैसे सोमवार को सप्ताह का पहला दिन माना जाता है, इसी तरह से मीटर, सेंटीमीटर वगैरह मेजरमेंट की यूनिट्स, मापदंड की इकाइयां हैं। ये सभी स्टैंडर्ड हैं, दुनिया भर में एक समान रूप में मान्य हैं। इसी तरह 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत मानना, यह भी एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है। यह एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट, वैश्विक धारणा है। फिर हम ही क्यों सारी दुनिया से हटकर अपना अलग राग अलापें? लक्ष्य मित्तल जी, हाँ, मैं जानती हूं, हम भारतीयों का नववर्ष कब आता है? यही कोई बैसाखी के आसपास। पर जहां तक उसे मनाने की बात है, तो मुझे ऐसा करना प्रैक्टिकल, व्यावहारिक नहीं लगता। आप खुद ही सोचिए, हमारी पूरी दिनचर्या, बल्कि जिंदगी की सारी एक्टिविटीज, गतिविधियां पाश्चात्य कैलेंडर के हिसाब से चलती हैं। हमारे जितने भी महत्वपूर्ण दिन हैं, इसी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। फिर आप बस नए साल को ही किसी और कैलेंडर के हिसाब से मनाने की बात क्यों कर रहे हैं? इससे तो उलटा बहुत कंफ्यूजन, गड़बड़ हो जाएगी। मिताली, आहूजा नहीं, मुझे नहीं मालूम कि हमारे नए साल की शुरुआत किसी और दिन से होती है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? मेरे लिए तो यह एक संकल्प लेने का दिन है, और संकल्प तो हम जिंदगी में किसी भी दिन, किसी भी मोड़ पर ले सकते हैं। वही हमारे लिए एक नई शुरुआत होगी। इसके लिए एक तिथि में बंधने की क्या जरूरत है? शिवानी कश्यप, हाँ, मैं जानता हूं, भारतीय संस्कृति के हिसाब से यह नववर्ष की शुरुआत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पाश्चात्य कैलेंडर को ही अनुसरण करना बेहतर समझता हूं, क्योंकि यह सन बेस्ड, सूर्याधारित है, इसलिए ज्यादा वैज्ञानिक, सटीक और प्रामाणिक है। और मेरे ख्याल से भारतीय संस्कृति के नए साल की गणना इतनी ठोस और सही नहीं है, उल्टा बड़ी कॉम्प्लेक्स और उलझाऊ है, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है, यह कैलेंडर मून बेस्ड, चंद्रमाधारित है। दीपक चोपड़ा जी, हाँ, बिल्कुल जानता हूं। दरअसल मेरे दादाजी ज्योतिष विज्ञान की अच्छी जानकारी रखते हैं, इसलिए वे भारतीय कैलेंडर को ही मानते हैं। उसी के हिसाब से नववर्ष का आरंभ मनाते हैं। उस दिन हमारा पूरा परिवार उसी उत्साह से, जैसा लोगों में 1 जनवरी पर होता है, उत्सव मनाता है। मैं तो यह भी कहूंगा कि हमें 1 जनवरी को कोई उत्सव नहीं मनाना चाहिए। हम भारतीय हैं, हमें भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम पाश्चात्य गणनाओं के अनुसार चलेंगे, तो उत्सव मनाने के तौर तरीके भी उन्हीं के जैसे होंगे। वहीं जो आप आजकल लोगों को 31 दिसंबर की रात को करते देखते भी हैं, शराब पीते हैं, डिस्कोथेक और बार्स में जाते हैं, रात रात भर सड़कें नापते हैं, कैसी कैसी ऊल जलूल हरकतें करते हैं। आप जानते ही हैं कि उस रात कितनी गलत वारदातें भी घट जाती हैं। इससे उलट जब हम भारतीय संस्कृति की गणनाओं के हिसाब से नववर्ष मनाएंगे, तो उसी के तौर तरीके भी अपनाएंगे। इस दिन बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, हवन करेंगे, मिठाइयां बांटेंगे, मतलब कि शुद्ध तरीके से नए साल में प्रवेश करेंगे, न कि वाहियात मौज मस्ती से। हमारा मंतव्य, नव वर्ष एक मनोरंजन दिवस भर नहीं। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्वरूप हमें अनेक विचार मिले। जैसे कि एक भावक ने कहा कि नव वर्ष का यह मुद्दा ही महत्वहीन है, इसलिए इसे उठाना फिजूल में बात का बतंगड़ बनाना होगा। परंतु संस्थान उनके इस विचार से सहमत नहीं, कारण कि यह मुद्दा जितना सतही दिखता है उतना है नहीं। यहां सवाल महज फन डे, मनोरंजन दिवस या मौज मस्ती मनाने के लिए एक दिन चुनने का नहीं है। जीवन गाड़ी में उत्साह का पेट्रोल भरकर उसे एक नई शुरुआत देने भर का भी नहीं है। दरअसल इस मुद्दे की जड़ें काफी गहराई में उतरी हुई हैं। इसके तल में हमारी मौलिक पहचान का सवाल है।
हमारी भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा का सवाल है। यह एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब या तो इस प्राचीनतम संस्कृति में नव प्राण फूंक सकता है या फिर उसके धूमिल स्वरूप पर एक और परत चढ़ा सकता है। इसलिए भारतीय होने के नाते हमारा इस पर चिंतन करना महत्वपूर्ण ही नहीं, समय की मांग भी है। देशों की मुद्रा भिन्न, नववर्ष क्यों नहीं? एक अन्य टिप्पणीकार ने नववर्ष की आगमन तिथि को सबके लिए एक ही रहने देने पर जोर दिया है। उनके अनुसार जैसे मीटर, सेंटीमीटर आदि गणितीय इकाइयां विश्व भर के लिए स्टैंडर्ड हैं, उसी तरह यह दिवस भी होना चाहिए। अन्यथा अपनी सांस्कृतिक धारणाओं के आधार पर इसे अलग से मनाना दुनिया से हटकर खड़ा होना होगा। परंतु यह दृष्टिकोण भी कितना सुसंगत है। सबसे पहले तो इस अहम मुद्दे को गणितीय इकाइयों की श्रेणी में खड़ा करना ही उचित नहीं। दूसरा, उदाहरण के तौर पर मुद्रा, करेंसी को ही लीजिए। भारत का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, इंग्लैंड का पाउंड है। प्रत्येक देश की मुद्रा भिन्न भिन्न है। हालांकि इन देशों में आपसी व्यापारिक लेन देन भी चलता है, खूब सौदे और कारोबार होते हैं, पर तब भी कोई राष्ट्र निजी मुद्रा छोड़कर अन्य को नहीं अपनाता, अपनी मुद्रा से ही लेन देन करता है। बताइए, फिर नववर्ष जैसे मुद्दे पर अपने निजत्व को खोना कहाँ की बुद्धिमत्ता है? इसे ग्लोबली यूनिफॉर्म, विश्व में एक समान करने के लिए अपनी सांस्कृतिक पहचान खोकर दूसरे के रंग ढंग को ओढ़ना कहाँ तक सही है? इसलिए यदि हम अपनी पारंपरिक गणनाओं के हिसाब से चलते हैं तो यह अपनी अलग बीन बजाना नहीं होगा। मतलब कि दुनिया से अलग हटकर खड़ा होना नहीं होगा, बल्कि अपनी पहचान के साथ पूरे स्वाभिमान से अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। दिवाली, दशहरा की तरह नववर्ष क्यों नहीं? इसी श्रृंखला में आइए एक अन्य भावक के मंतव्य पर भी विचार करें। उनका कहना है कि जब जीवन की सारी गतिविधियां पाश्चात्य काल गणनाओं पर आधारित हैं, फिर नववर्ष उत्सव ही क्यों छोड़ा जाए? ऐसा करना तो बेकार की दुविधा, कंफ्यूजन खड़ी कर देगा। लेकिन कैसे? आप दिवाली, दशहरा आदि सभी सांस्कृतिक पर्व भी भारतीय गणनाओं के हिसाब से मनाते हैं। क्या वे किसी प्रकार की उलझन खड़ी करते हैं? भारतीय नववर्ष पर अधिक उमंग। एक भावक ने नववर्ष के इस शुभारंभ को एक संकल्प दिवस बताया है। निःसंदेह यह भावना प्रशंसनीय है। नए वर्ष का श्री गणेश शुभ संकल्पों के साथ ही होना चाहिए। परंतु यहां एक बात विचारणीय है, वह यह कि संकल्पवत होने या उसे निभाने के लिए उत्साह का होना बहुत जरूरी है। उत्साह उमंग की लहरों पर सवार होकर ही आप अपनी संकल्प नदी को पार कर सकते हैं। दूसरा, हमारी मनोवृत्ति, साइकोलॉजी कुछ ऐसी है कि नएपन को देखकर उमंग ज्यादा प्रबल, ज्यादा वेगवान होती है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। यह अधिकतर अप्रैल माह में पड़ती है। इन क्षणों में वसुंधरा बसंती श्रृंगार में सजी हुई अपने पूर्ण यौवन में खिली होती है। हर ओर नवीनता छाई होती है। नए फूल, नए पात, नई शाखाएं। बयार भी शीतल होती है, न सर्द न गर्म। भारतीय नववर्ष आरंभ का द्योतक अपनी जीवन व्यवस्था में भी देखें तो यह समय स्कूल आदि शैक्षणिक संस्थाओं में नई कक्षा में प्रवेश करने का होता है। विद्यार्थी नई कक्षा में नए अध्यापकों से नए विषयों पर नए सिरे से अध्ययन शुरू करते हैं। इसीलिए उनके लिए तो यह सर्वाधिक उमंग का दौर होता है। इसके अतिरिक्त जितनी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं और कार्यालय हैं, व्यवसायिक कंपनियां हैं, उन सभी का अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च पर अंत होकर अप्रैल माह में आरंभ होता है। पुराने खाते बंद कर नए खातों में नए सिरे से हिसाब किताब शुरू किया जाता है। इसलिए कर्मचारियों और व्यापारियों के लिए भी यही समय नएपन का सूचक है। अतः यदि सांस्कृतिक गणनानुसार अप्रैल माह में नव वर्ष का आगमन मनाया जाए तो यह सभी के लिए ज्यादा उत्साहप्रद और उमंगकारी रहेगा। इस पर लिया गया संकल्प, रेजोल्यूशन भी अधिक दृढ़ होगा। प्रकृति, वातावरण, परिस्थितियां आदि सभी इस संकल्प की पूर्ति में सहायक होंगे। भारतीय कैलेंडर अधिक वैज्ञानिक। एक भावक ने यह तर्क भी दिया है कि पाश्चात्य कैलेंडर सूर्याधारित, सन बेस्ड होने के कारण सटीक और अधिक वैज्ञानिक है, जबकि भारतीय कैलेंडर चंद्रमाधारित, मून बेस्ड होने के कारण कम ठोस और प्रामाणिक।
किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है। पहली बात तो भारतीय कैलेंडर केवल चंद्रमा धारित नहीं, सूर्य एवं चंद्रमा दोनों पर आधारित लूनिसोलर है। इसका परिकलन कैलकुलेशंस इतना सुनियोजित है कि त्रुटियों की तो गुंजाइश ही नहीं। यहां इसकी गणनाओं व रचना को विस्तार में बताना तो अनुपयुक्त होगा। बस इतना जान लीजिए कि यह कैलेंडर तेजस्वी आर्षि मेधा का फल है। और जहां तक इसके जटिल होने का सवाल है, तो अल्प ज्ञान के कारण ऐसा तो लगेगा ही। एक छात्र को अपने से ऊंची कक्षा के सूत्र जटिल लगते ही हैं, पर ऊंची कक्षा का छात्र उन्हीं सूत्रों से खेलता है। अपनी मौलिक पहचान बनाए रखिए। सारांशतः हमारा मानना यही है कि संस्कृति एक राष्ट्र की मौलिक पहचान होती है। यदि यह जीवंत रहे, तो वह राष्ट्र विश्व के विराट मंच पर अपना एक विशिष्ट स्थान बनाए रख सकता है। भारत की तो संस्कृति ही इतनी ओजस्वी है, जिसके कारण सदियों से उसकी एक अनोखी छवि रही है। विश्व की आंखों ने उसे सदा प्रशंसनीय दृष्टि से निहारा है। जिज्ञासु बनकर उसके भव्य खंडहरों तक से बहुत कुछ सीखा है। इसलिए जरूरी है कि इन खंडहरों को भरभराने न दिया जाए, बल्कि हमारा कर्तव्य तो यह है कि इन्हें इनकी वही पुरातन शाही गरिमा प्रदान की जाए। संस्कृति के हिसाब से नववर्ष मनाना इसी प्रयास की एक कड़ी होगी। उसके पारंपरिक स्वरूप को उज्ज्वल करना होगा। इसलिए इन सारे छोटे मोटे तर्क वितकों को एक तरफ रखकर केवल और केवल इस महान उद्देश्य के लिए हम सांस्कृतिक गणनाओं के हिसाब से नव वर्ष का उत्सव मनाएं, वह भी अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक रीतियों के अनुसार। जैसा कि एक भावक ने कहा, शुद्ध एवं पावन ढंग से। बल्कि हम तो कहेंगे कि इस अवसर पर ईश्वरोन्मुख होने का यत्न करें, क्योंकि ईश्वर ही है जो सर्वदा अजर और नवीन रहता है। अन्य सभी दृष्ट व अदृष्ट वस्तुएं जीर्ण शीर्ण होती हैं। इसलिए आप ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस चिर नवीन ईश्वरीय सत्ता का संग प्राप्त करें, ताकि वर्ष का न केवल एक दिन, प्रत्युत हर दिवस, हर क्षण आपके लिए नवीनता की ताजगी लेकर आए। आपका जीवन ही उत्सवमय हो जाए। भारतीय नववर्ष ही क्यों, हमारी मानसिक दास्ता। मुझे फ्रांस की क्रांति का वह सच्चा वाकया नहीं भूलता। क्रांतिकारियों ने फ्रांस की सत्ता को स्वतंत्र करा लिया था। इसलिए बरसों से कारागृहों में सड़ रहे फ्रांसीसी कैदियों को मुक्त कराया गया। परंतु ज्यों ही उनकी श्रृंखलाएं तोड़ी गईं, उन्हें सूरज के सुनहले उजाले में लाया गया। वे सहम गए। उल्टे पांव कारागृह की अंधेरी दुनिया की ओर दौड़ पड़े और लौह बेड़ियों को उन्होंने स्वयं पर फिर से डाल लिया। यह क्या था? गुलामी की आदत, परतंत्रता के रंग में रचना बसना। बहुत हद तक वर्तमान भारत की भी मुझे यही दारुण स्थिति दिखाई देती है। बरसों पूर्व हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने क्विट इंडिया भारत छोड़ो के नारे लगाए। स्वदेशी सेनानियों ने मां भारतीय पर कसी अंग्रेजी जंजीरें तोड़ डालीं। भारत में पूर्ण स्वराज्य का भुवन भास्कर उदित हुआ। उसका सुनहला उजियारा एक बुलंद आह्वान बनकर पूरे राष्ट्र पर छितरा। आह्वान यह कि हे भारतीयों, अब तुम उन्मुक्त हो। इसलिए अब अपनी धरती पर, अपने आकाश तले, अपनी सर्वश्रेष्ठ रीतियों नीतियों और प्रीतियों के ढंग में, अपनी वैज्ञानिक संस्कृति और संस्कारों के रंग में, अपनी आर्षी सत्ता की शर्तों पर जी सकते हो। पर शायद परतंत्रता हमारे मन में गहरी बैठ चुकी थी। अंग्रेज तो चले गए थे, मगर हम अंग्रेजियत की बेड़ियां उतार फेंकने को राजी नहीं थे। हमें मानसिक गुलामी की कजरी कोठरियां भा गई थीं। इसका ज्वलंत प्रमाण है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यह एक ऐसी लौह जंजीर थी जिससे अंग्रेजों ने भारतीय जनता को बरसों जकड़े रखा। ऐसी कुचक्री सलाखें जिनके पीछे हमारे संग्रामियों के उमकते हौसलों को कैद रखने की कोशिश की गई। अंग्रेजों के जाते ही हमें इन बेड़ियों या सलाखों अर्थात इस एक्ट की कतरा कतरा धज्जियां उड़ा देनी चाहिए थीं। परंतु नहीं। आप विश्वास करेंगे, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बहुत बड़ा भाग अथवा अधिकतर कानून हमने ज्यों के त्यों आंखें मूंद कर अपने संविधान में अपना लिए। इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन सिटीजनशिप इत्यादि नियमों को भी हमने बिना ज्यादा फेरबदल किए मूक बधिरों की तरह शिरोधार्य कर लिया।
यह बेड़ियां पहने रखना नहीं तो और क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद तक हमारा बजट सायं 5 बजे प्रसारित होता रहा। सुबह, दोपहर या हमारे कार्यालयों की कार्य अवधि के दौरान नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सत्ता के समय ऐसा ही कायदा था। इसलिए कि जब भारत में शाम के 5 बजते हैं, तब इंग्लैंड में सुबह के लगभग 11 बजकर 30 मिनट होते हैं। अतः भारत में बैठे अंग्रेजी नुमाइंदे संध्या काल में बजट पेश करते, ताकि इंग्लैंड के सरकारी अफसर अपनी कार्य अवधि में उसे आराम से सुन सकें। 50 सालों तक हमें अपनी इस असुविधा तक का भान न हुआ और हम बिना सोचे समझे इस अंग्रेजी चलन को ढोते रहे। पाश्चात्य कैलेंडर में जोड़ तोड़ का खेल। अनगिनत उदाहरण हैं जो हमारी मानसिक गुलामी के मुंह बोलते प्रमाण है। इसी श्रृंखला में एक प्रथा है, नव वर्षोत्सव 1 जनवरी को मनाना। वास्तव में सन 1752 में इस प्रचलन को अंग्रेजों ने ही भारत में आयात किया और आरोपित कर डाला। इस चलन में हमारी अपनी कोई सोच सुधि या इतिहास नहीं है। इसकी जड़ें तो 713 ईस्वी पूर्व रोम के इतिहास में हैं। उस काल में रोमन लोग एक कैलेंडर मानते थे जिसमें एक वर्ष में 10 महीने हुआ करते थे। परंतु 47 ईसा पूर्व रोमन शासक जूलियस सीजर ने इसमें कुछ बदलाव किए और तब यह जूलियन कैलेंडर के नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद सन 1582 में पोप ग्रेगोरी अष्टम ने इसमें लीप ईयर जोड़ा व कुछ और परिवर्तन किए। तभी से यह कैलेंडर ग्रेगोरियन कहलाया और आज पूरे विश्व में अपना प्रभुत्व जमा रहा है। यह कैलेंडर सूर्य पर आधारित है। अतः जितना समय पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में लेती है, अर्थात 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड, उतने का हो इस कैलेंडर में एक वर्ष प्रतिपादित किया गया। वर्ष का प्रथम दिन रखा गया जनवरी। विडंबना यह घटी कि अंग्रेजों के कूच कर जाने के बाद भी हम इसी कैलेंडर के संकेतों पर नृत्य करते रहे। 1 जनवरी को ही नववर्ष का उद्घाटन करने लगे। स्वयं अपने संवत्सर और काल गणना को बिसार बैठे। संभवतः आपको यह भी न पता हो कि हमारे भारत का एक निजी कैलेंडर और काल गणना भी है। भारतीय कैलेंडर सबसे प्राचीन। भारत की यह काल गणना सबसे प्राचीन व वयोवृद्ध है, जहां ईसवी गणना केवल 2010 वर्षों के इतने कम समय को दर्शाती है। यूनान की काल गणना 3582 वर्षों, रोम की 2759 वर्षों, यहूदियों की 5770 वर्षों, मिस्र की 28,67,000 वर्षों, चीन की 9,60,02,662 वर्षों पुरानी है। वहीं भारतीय संवत कल्प के आदिकाल अर्थात 1,97,29,85,008,10 वर्षों पूर्व से उद्घाटित होता है। इसी प्राचीनतम अथवा वैदिक काल गणना के आधार पर भारत के एक महान सम्राट महाराज विक्रमादित्य ने कलयुग शुरू होने के 3044 वर्षों बाद अर्थात आज से 2067 वर्ष पूर्व विक्रम संवत या भारतीय कैलेंडर की स्थापना की थी। इसका स्पष्ट प्रमाण हमें इस कैलेंडर या पंचांग में वर्णित एक संस्कृतबद्ध पंक्ति में मिलता है। धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत आज भी विद्वान लोग जब शुभ संकल्प कराते हैं तो वे पंचांग की इसी पंक्ति को उद्धृत करते हैं। ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में श्वेत वाराह कल्प में 7वें वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के कलयुग में इस विक्रमी संवत की इस चंद्रमास की इस तिथि को मैं संकल्प करता हूं। यदि आप इस पंक्ति में लिखित सभी इकाइयों का आकलन करके देखेंगे तो यह कालगणना करोड़ों वर्षों की ही बैठेगी। अतः इससे स्वतः सिद्ध होता है कि विक्रम संवत विश्व की प्राचीनतम और सटीक कालगणनाओं पर आधारित है। अब आप स्वयं आकलन करके देखिए, कहाँ भारत का आदि युगादि वयोवृद्ध संवत्सर और कहाँ अंग्रेजों का शिशुवत ग्रेगोरियन कैलेंडर। पाश्चात्य कैलेंडर में मनमर्जी व भारतीय कैलेंडर में आर्षी मेधा। और यह अंतर की खाई केवल आयु के स्तर पर ही नहीं पटी हुई। भारतीय संवत्सर हर पक्ष में श्रेष्ठता के शिखर पर आसीन दिखाई देता है। यह कैलेंडर अथवा पंचांग शुरू से ही 12 माह का था तथा सूर्य और चंद्रमा दोनों पर आधारित एक सर्वोत्तम वैज्ञानिक नमूना था। इसके विपरीत ग्रेगोरियन कैलेंडर में बहुत सी पेचीदा घटनाएं दुर्घटनाएं तक नजर आती हैं।
उदाहरण के तौर पर एक वर्ष में महीनों की गिनती को ही लीजिए। जैसा कि पहले कहा गया, रोमन कैलेंडर में 10 माह थे। बाद में जाकर जूलियस सीजर ने मान्यताओं और सुना-सुनी के आधार पर इसमें 2 माह और जोड़े। जबकि भारत के प्राचीनतम वाङ्मय वेदों ने मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में ही यह निश्चित कर दिया था। द्वादशमासई संवत्सरः। एक वर्ष 12 महीनों का है। कहीं कोई हिचकिचाहट या भ्रम नहीं। स्पष्ट वाक्य। आगे की बात करें तो ग्रेगोरियन संवत में महीनों के नामों के पीछे भी मनमर्जी का खेल नजर आता है। जूलियस सीजर ने जो 2 माह जोड़े, उनका नामकरण स्वयं अपने और अपने भतीजे अगस्तस के नाम पर कर दिया। यही महीने जुलाई और अगस्त कहलाए। चूंकि ये राजा जूलियस द्वारा निर्धारित किए गए थे, इसलिए इन दोनों महीनों में 31 दिन रखे गए। अन्य महीनों के नाम भी श्रद्धालु मान्यताओं के बूते पर रोमन देवताओं जोनस, मार्स, मया इत्यादि के नामों पर दिए गए। किंतु इसके उलट भारतीय संवत्सर में ऐसे किसी भाई भतीजेवाद की छाप नहीं पड़ी। न ही मान्यताओं या मनोनीत धारणाओं के आधार पर महीनों का नामकरण हुआ। भारतीय संवत्सर में महीनों के नाम पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से आकाशीय नक्षत्रों के उदय अस्त होने के आधार पर रखे गए। यजुर्वेद बताता है, सौर मंडल के ग्रह नक्षत्रों की चाल और स्थिति पर ही हमारे दिन, माह और साल आश्रित होते हैं। जिस माह में पूर्णमासी के दिन जो नक्षत्र प्रकट दिखाई देता है, उस महीने का नामकरण उसी नक्षत्र के आधार पर रख दिया गया। जिस महीने की पूर्णमासी को चित्रा नामक नक्षत्र होता है, हमारे मनीषियों ने उस महीने का नाम रखा चैत्र। इसी प्रकार विशाखा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी वाला महीना कहलाया वैशाख। ज्येष्ठा नक्षत्र वाला कहलाया ज्येष्ठ। इसी सटीक और वैज्ञानिक क्रम से विक्रमी संवत में महीनों का नामकरण हुआ। ग्रेगोरियन कैलेंडर का कोई भी अनुयायी यह नहीं बता सकता कि संडे के बाद मंडे क्यों आया, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों। जबकि भारतीय कैलेंडर में सप्ताह के 7 दिन ग्रहों व उनके प्रभावों पर आधारित होते हैं। वैसे भी ग्रेगोरियन कैलेंडर में कोई विशेष बात नहीं दिखती। उसका सीमा क्षेत्र बस इतना ही है कि आप उससे तिथियों, सप्ताहों, माहों और वर्ष का ब्यौरा पा सकते हैं। परंतु विक्रमी संवत का कैलेंडर यानी पंचांग एक तरह से आपकी जीवन सारिणी, एक सशक्त मार्गदर्शक होता है। कारण कि उसमें तिथियों, सप्ताहों, महीनों और वर्ष के अलावा सूर्योदय, सूर्यास्त का समय, सूर्य और चंद्रमा की गति, नक्षत्रों की स्थिति आदि तथ्यों का भी ब्यौरा दिया गया होता है। इसके अतिरिक्त ग्रेगोरियन कैलेंडर में कुछ नौसिखिए पहलू भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि अर्धरात्रि को 12 बजे घुप अंधकार के बीच जब सारी दिनचर्या ठप्प पड़ जाती है, तब ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नया दिन करवट लेता है। आधी रात को तिथि बदल जाती है। पर वहीं दूसरी ओर भारतीय संवत के अनुसार हर सूर्योदय के साथ जब धरा पर नारंगी किरणें बिखरती हैं, तब नया दिन चढ़ता है। माने सूर्यदेव के दर्शन के साथ ही नए दिन का सुस्वागतम। कहिए, कौन सी बात ज्यादा झंझती है? हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जीवन भर एक हास्यास्पद उलझन से जूझते रहे। वह यह कि उनका जन्म दिवस 29 फरवरी को पड़ता था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह दिन हर चौथे वर्ष माने लीप ईयर में ही आता था। विश्व भर में लाखों लोग देसाई जी की इस दुविधा के सहभागी होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य पर आधारित है। एक वर्ष चक्र के समय 365 दिन 5 घंटे को जमा करने पर हर 3 वर्षों के बाद एक दिन फालतू निकल आता है, जिसे चौथे वर्ष फरवरी माह में जोड़ना पड़ता है। यही नहीं, वैसे भी इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में महीनों के दिन 28 से 31 तक अदलते बदलते रहते हैं। महीनों में सप्ताह के दिन भी स्थिर नहीं रहते। महीने या वर्ष की शुरुआत कभी भी अर्थात किसी भी दिन से हो जाती है। पर वहीं दूसरी ओर भारतीय कैलेंडर में ऐसे जबरदस्ती के जोड़ तोड़ या हेरा फेरियों का कोई अवकाश नहीं। यही कारण है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में 400 वर्षों पहले तक संशोधन होते रहे और आज भी बहुत से सुधारों की आवश्यकता है। इसके विपरीत विक्रम संवत सूर्य सिद्धांत द्वारा संचालित है।
इस सिद्धांत का गणित एकदम सटीक और त्रुटिहीन है। इस सिद्धांत के अनुरूप यदि सृष्टि के प्रथम दिन से आज तक का आकलन किया जाए तो एक दिन का भी फर्क नहीं मिलता। अब इन समस्त तां और तथ्यों के प्रकाश में आप स्वयं निर्णय लें कि हमें किस संवत पर आश्रित होना चाहिए, किसकी गणनाएं अधिक विश्वसनीय हैं, किसका नववर्ष का आरंभ हमारे लिए सच में शुभ और मंगलमय है। वैज्ञानिक, व्यावहारिक, आध्यात्मिक, सभी दृष्टिकोणों से भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्राकृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक महत्व ग्रेगोरियन कैलेंडर द्वारा प्रतिपादित 1 जनवरी की बात करें तो इस दिन नएपन का कोई मांगल्य व सार्थक कारण दिखाई नहीं पड़ता। बरसों पहले किसी मनमुख राजा ने इसका फरमान जारी किया और बस हमने मान लिया। नहीं तो 1 जनवरी की ठिठुरती सर्दियों में जब सारी प्रकृति सुप्त, गुमसुम और जमी हुई होती है, जर्रा जर्रा मानो ऊंघ और अलसा हिबरनेट रहा होता है, तब काहे का और कैसा नववर्ष। इसके विपरीत भारतीय संवत के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर नवीनता की छटा अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है। एक नहीं, अनेक युक्तियां इस दिन को वर्ष का पहला दिवस घोषित करती हैं। जैसे प्राकृतिक चेतना अंगड़ाई भर उठती है। चैत्र शुक्ल के आते आते कड़कती ठंड के तेवर ढीले पड़ चुके होते हैं। बर्फीली हवाएं बसंत की बयार बन जाती हैं। बसंत ऋतु के लिए कवि कालिदास जी ने कहा है, सर्वप्रिय चारुतरम बसंते। श्री कृष्ण गोता में कहते हैं, समस्त ऋतुओं में मैं बसंत हूं। चैत्र शुक्ल को इसी सर्वप्रिय सर्वश्रेष्ठ ऋतुराज का पूरी प्रकृति पर राज हो जाता है। शाखाओं पर नए पल्लव खिलने लगते हैं। फल फूलों में मधुरस भर जाता है। फाल्गुन के इंद्रधनुषी रंग जहां तहां छितरे दिखते हैं। उजले दिन बड़े और अंधेरी रातें छोटी हो जाती हैं। इसी के साथ प्रकृति का कण कण नव उमंग, उल्लास और प्रेरणा के संग अंगड़ाई भर उठता है। यह चेतना, यह जागना, यह गति, यही तो नववर्ष के साक्षी हैं। सामाजिक चेतना, उत्सवमयी। वैसे भी देखा जाए तो चैत्र नक्षत्र के चमकते ही कश्मीर से लेकर केरल तक उत्सवों के नगाड़े बज उठते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में नौरोज या नवरेह, पंजाब में वैशाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश में युगादि, सिंधी में चेती चंद, केरल में विशु, असम में रोंगली बिहू, बंगाल में पोइला बैशाख, तमिलनाडु में पुट्ठंडू। ये सभी उत्सव भारत की सामाजिक चेतना को अपनी थाप पर थिरकाते हैं। ये एक प्रकार से नव वर्ष के ही सूचक होते हैं। इसी दिन नवरात्रों का भी शुभारंभ होता है और भारत भर में मां जगदम्बा के जयकारे गूंज उठते हैं। अतः चैत्र शुक्ल पर ही भारत की सामाजिक चेतना नव वर्ष में प्रवेश करती है। ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक। इतिहास के झरोकों से झांकने पर भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथिये की रानी जैसी दिखती है। भारतीय कालगणना के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सूत्रपात किया था। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है कि यही वह दिन है जब सृष्टि सृजन की लीला शुरू हुई। चैत्रे मासे जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हणि, शुक्ल पक्षे समग्रे तु सदा सूर्योदये सती। ऋग्वेद के दशम मंडल के 190वें सूक्त में भी एक मंत्र साफ साफ बताता है कि समुद्रादर्णवादधि संवत्सरोजायत, अर्थात तरंगों के महासागर से संवत्सर उत्पन्न हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि हिरण्यगर्भ से जब सृष्टि निर्माण के लिए शब्द तरंगों का झंझावात उठा तो वह दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही था। यही कारण है कि इस आदि संवत्सर को भारत के कुछ प्रांतों में युगादि अर्थात युग का आदि नाम से भी संबोधित किया जाता है। यही नहीं, स्मृति कौस्तुभ के अनुसार इसी घड़ी में भगवान नारायण ने मत्स्यावतार धारण किया था। यही वह शुभ दिवस था जब अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान का राज्याभिषेक हुआ था। युगाब्द संवत का भी पहला दिन यही है, अर्थात द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर के भी राज्याभिषेक का यही दिवस है। सिख इतिहास के द्वितीय पातशाही गुरु अंगद देव जी व सिंध प्रांत के संत झूलेलाल जी का भी प्रकटोत्सव इसी दिन मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना इसी शुभ मुहूर्त में की थी। अध्यात्म बल की धनी। मैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुभ मुहूर्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस दिन नक्षत्रों की दशा, स्थिति और प्रभाव उत्तम होता है।
गणेशयामल तंत्र के अनुसार पृथ्वी पर नक्षत्र लोक से 4 प्रकार की तरंगें गिरती रहती हैं: यम, सूर्य, प्रजापति और संयुक्त। चैत्र शुक्ल को विशेष रूप से प्रजापति और सूर्य नामक तरंगों की बरखा होती है। ये सूक्ष्म तरंगें अध्यात्म बल की बहुत धनी और उत्थानकारी हुआ करती हैं। अतः यदि इस शुभ घड़ी में सुसंकल्पों के साथ नए साल में कदम रखा जाए तो कहना ही क्या। सांस्कृतिक क्रांति की नई बुलंदी। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने स्वतंत्रता क्रांति छेड़कर अंग्रेजों से केवल अपनी सत्ता भर छीनी है, परंतु यह स्वतंत्रता अधूरी है, यह क्रांति अधूरी है। अब इस क्रांति को पूरा करना है। भारत को संस्कृति हासक अंग्रेजियत से भी मुक्त कराना है और भारतीय संवत व उसके आधार पर नव वर्षोत्सव का स्वागत हमारे विजय गीतों के सुरों को और सुरीला करेगा, हमारी सांस्कृतिक क्रांति को नई बुलंदियां देगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे लिए भारतीय नववर्ष को मनाना बिल्कुल अव्यावहारिक, पेचीदा और अपनी अलग बीन बजाने जैसा होगा। यदि आपको कभी ऐसा लगे या मन में आपत्ति उठे तो इन 3 पहलुओं पर अवश्य ही मंथन कर लेना। यदि जापान अपने परंपरागत ढंग से अपनी परंपरागत तिथि पर अपना नववर्ष मना सकता है, यदि म्यांमार अप्रैल के मध्य में अपना नववर्षोत्सव तीजान, ईरान बसंत रथु अर्थात मार्च में अपना नववर्षोत्सव नौरोज, चीन चंद्रमा धारित तिथि के अनुसार जनवरी 21 से फरवरी 21 के बीच अपना पारंपरिक नववर्षोत्सव, असरियन, थाई और कंबोडियन लोग अप्रैल में अपने अपने नववर्ष मना सकते हैं, तो फिर हम भारतवासी अपने स्वदेशी पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अपना नववर्षोत्सव क्यों नहीं मना सकते? यदि हमारे व्यापारिक हिसाब किताब, सरकारी कामकाज, राजकीय कोष का चालन संचालन, शिक्षा सत्र आदि 1 अप्रैल को ही नव वर्ष के आरंभिक रूप में लेते हैं, तो फिर हम व्यावहारिक तौर पर भी इसी के आसपास पड़ने वाले चैत्र शुक्ल को अपना नव वर्ष का उद्घाटन दिवस क्यों नहीं मान सकते? 50। जब हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों, मांगलिक कामकाजों, व्रत उपवासों, मुंडन विवाहों, तीज त्योहारों, पर्व उत्सवों आदि को भारतीय पंचांग के इशारों पर ही निर्धारित करते हैं, तो फिर जीवन के हर वर्ष के सबसे पहले दिन को क्यों नहीं? नव वर्ष पर अलौकिक वर्षा। संस्थान में सांस्कृतिक व मंगलमय उत्सव। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, नएपन की शीतलता लिए हुए। बादलों ने भी सब कुछ धोकर नया नवेला करने की ठानी थी, इसलिए पिछली रात खूब जमकर बरसात हुई थी। प्रकृति भी फली फूली थी, इंद्रधनुषी रंगों के पुष्पों से सुगंधित। यह मंजर था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को संस्थान के दिल्ली स्थित दिव्य धाम आश्रम का, जहां पर नव वर्ष के शुभागमन पर महोत्सव मनाया जा रहा था। इसीलिए भारत की संस्कृति को जीवंत रखते हुए संस्थान द्वारा इस अवसर पर विशाल आयोजन रखा गया। आयोजन के तहत दिव्य धाम आश्रम के चप्पे चप्पे पर शुभकामनाएं बांचते फलक लगाए गए। सकल आश्रम का वैदिक साज सज्जा में श्रृंगार किया गया। गीली मिट्टी, गोबर व चंदन के लेप, तामपत्र व कुश की चटाइयों की दीवारें, केले के वृक्ष, मिट्टी की रंगपुती और खड़ी कलाकृतियों आदि से मंच व पंडाल को वैदिक प्रारूप दिया गया। इस गरिमाशाली परिवेश के बीच दिल्ली क्षेत्र का पूरा दिव्य ज्योति परिवार इकट्ठा हुआ। सुबह 8 बजे ही पंडाल हजारों अनुयायियों और संस्कृति प्रेमियों से अटा दिखाई दिया। इसी के साथ मंच पर आरंभ हुआ रुद्री वेद पाठ। पीत वस्त्र पहनकर संस्थान के दिव्य ज्योति वेद मंदिर के छात्र छात्राओं, नन्हे मुन्नों से लेकर प्रौढ़ व वृद्धों तक ने वेद मंत्रों का मंगल गान किया। नववर्ष की इससे बढ़कर सुस्वागतम पद्धति और क्या हो सकती थी? इसी श्रृंखला में उनके सधे हुए कंठों से उठा सामूहिक परमार्थ गीत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।